નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી કાવ્ય 4 આ વિડીયોમાં આપણે સ્વાધ્યાયની સંપૂર્ણ સમજૂતી જોઈશું। આગળના વિડીયોમાં આપણે આ કાવ્ય 4ની કવિતાની સરળ અર્થ આપણે સમજૂતી જોઈ હતી। જો તમારી જે જોવાની બાકી હોય તો જૈનિશા ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈને તમે ધોરણ 8માં ફોલ્ડરમાં જોઈ શકો છો। હવે આપણે શરૂ કરીએ સ્વાધ્યાયની સંપૂर्ण સમજૂતી, જેમાં પહેલા છે શબ્દાર્થ। निर्माण यानी बनाना, गुंजित यानी भौरों के गुंजार से युक्त, प्रायः એટલે अक्षर, उद्यान यानी बाग, पुनः यानी फिर दोबारा, आह्वान यानी ललकार, चुनौती, स्फूर्ति यानी उत्साह। आगे अभ्यास देखते हैं कि प्रश्न 1 है, आशय स्पष्ट करो। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो क्या कहते हैं कवि? तो कवि कहते हैं, हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी हुए हो। सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदयों में निराशा भर गई है। तुम्हें इस निराशा को दूर कर इन्हें आशा बांधनी है। पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है। प्रश्न 2 है, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। कवि ने देश के सपूतों को कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें इन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं। विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले जाए। आगे प्रश्न 3 है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो हम उत्तर लिखेंगे। रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे। सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे। अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे। आगे स्वाध्याय है। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूत से क्या कहना चाहते हैं? तो उत्तर, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करें। युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे। अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक उपेक्षाएं रखते हैं। आगे प्रश्न 2 है, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? उत्तर लिखेंगे। दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरों में रहा है।
विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे, अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते रहे। लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे, उनके दिलों में उदासी छा गई। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युगों युगों से लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। आगे, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? उत्तर लिखेंगे। देश के नवनिर्माण का कार्य करने में अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे। यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकते हैं। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। आगे, इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो उत्तर लिखेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों कविता की निम्नलिखित बातों में अपने जीवन में उतारना चाहूँगा। नंबर 1, मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। नंबर 2, मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। नंबर 3, मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। नंबर 4, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। पढ़ लिखकर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहूँगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। नंबर 5, मैं ऐसे काम करूँगा जिससे देश का गौरव बढ़े। नंबर 6, मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूँगा। आगे देखते हैं। प्रश्न 2 है, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ है, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पद पर कठिनाई तूफानों में, डिगो न अपने पद से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अटल रहा जो अपने पद पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जिस उसको जग में जीने में मर जाने में, जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। अब इस कविता के आधार पर नीचे प्रश्न दिए गए हैं जिसका हमें उत्तर देना है। प्रश्न 1 है, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो उत्तर लिखेंगे, हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहें। यदि हम अपने प्राण और पद पर टिक रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। नंबर 2 है, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर लिखेंगे, मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर अपना प्राण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न 3, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? उत्तर, हिमालय ने सभी बाधाओं को डटकर मुकाबला किया, वह हर कठिनाई से लड़ा, वह कभी अपने पद से डिगा नहीं, इसीलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। प्रश्न 4, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। उत्तर, जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयों आती हैं, हमें निडरता से उसका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्राण और पद पर अटल रहते हैं वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। प्रश्न 5 है, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। तो योग्य शीर्षक देंगे हम हिमालय का संदेश। प्रश्न 3 है, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिससे निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो, जैसे कि फूल, तितली, बादल, वृक्ष और बारिश। तो हम इस शब्दों के आधार पर कविता बनाएंगे। धीरे धीरे बादल बरसी,
फुलवारी में फूल खिले हैं। फिर तितली के पंख खुले हैं। वृक्ष ने नवजीवन पाया। बारिश ने है रंग जमाया। धीरे धीरे बादल बरसे। आगे प्रश्न 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। घड़ी कमर में मैं लटका लूं, आँखों को चश्मा पहना दूं। माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। आगे हम देखते हैं भाषा सज्जता, संज्ञा का प्रयोग। आप संज्ञा के बारे में सीख चुके हैं, तो निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। तो यहाँ पहला है, सोना कीमती धातु है। तो यहाँ सोना वह द्रव्यवाचक संज्ञा है और धातु वह जातिवाचक संज्ञा है। आगे नंबर 2, गंगा पवित्र नदी है, जिनमें से गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और नदी जातिवाचक संज्ञा है। आगे नंबर, उमंग दौड़ रहा है, उमंग व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 4, दल जा रहा है, तो दल है वह समूहवाचक संज्ञा है। आगे नंबर 5, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। तो यहाँ राजेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भय भाववाचक संज्ञा है और जंगल जातिवाचक संज्ञा है। आगे निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए। पहला है, जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी। तो यहाँ दूसरा है, जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। तो पहले में साड़ी एकवचन है और दूसरे में साड़ियाँ बहुवचन है। आगे, बगीचे में एक लड़का है। तो बगीचे में कई लड़के हैं, तो लड़का का बहुवचन लड़के हो गया है। आगे, उपर्युक्त वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में साड़ी से साड़ियाँ और दूसरे में लड़का से लड़के हो गए, तो यानी एक वचन का बहुवचन हुआ है। अब आप सभी तरह इसी तरह निम्नलिखित एक वचन वाक्य को बहुवचन में परावर्तित कीजिए। नंबर 1 है, मुझे लुटेरे का डर था। तो हम लिखेंगे, हमें लुटेरों का डर था। नंबर 2, पक्षी ने उड़ान भरी। तो बहुवचन बनाएंगे, पक्षियों ने उड़ानें भरी। नंबर 3, उसने मुझे मिठाई दी। तो बहुवचन बनाएंगे, उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। चलो आगे, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और वाक्य में गाढ़े काले शब्द को समझिए। यहाँ भाववाचक संज्ञा के रूप में और यहाँ जातिवाचक संज्ञा के रूप में। पहला है, बच्चे प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। 2, नदी की चौड़ाई अधिक है। तो भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक हैं। तो उपयुक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाढ़ा शब्द प्रार्थना था, जो भाववाचक रूप में था। उनके साथ दिए वाक्य में प्रार्थना को ए प्रत्यय लगाने से प्रार्थनाएं संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन गई। अब इतना जानिए कि भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने पर यह जातिवाचक संज्ञाओं का रूप ले जाती है। उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परावर्तित करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला है, विज्ञान ने दूरी को कम किया है। तो विज्ञान ने दूरियां कम की है। नंबर 2, नदी की लंबाई अधिक है। तो नदी की लंबाइयाँ अधिक है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ से हमारा इस काव्य का स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।